हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये आपके क्लास 7 का इतिहास है एनसीईआरटी का, और ये आखिरी अध्याय है, अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक गठन। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जिसको कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और नोट्स के दौरान देखते जाएंगे। तो एक पार्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। फिर बचे हुए पार्ट को हम अगले दिन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने पिछले क्लास में पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है। आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं, हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस मानचित्र से। मानचित्र 1 आपका इधर दिया हुआ है और दूसरे पेज में मानचित्र 2 दिया हुआ है। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और इससे हमको ये पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1750 के पहले की बात है। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान महाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी, और कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदल गई थी, और धीरे धीरे देखते देखते ब्रिटिश सत्ता ने अपनी शक्ति दिखाई और बहुत सारे क्षेत्र को ब्रिटिश सत्ता ने हड़प लिया था, जो कि 1765 ईस्वी में वो उपमहाद्वीप पर उन्होंने कूच किया था। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन भी हो गया था। महत्वपूर्ण रूप से अभी जो आप इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, ये आपका बंगाल है, अवध है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सिख का, यहाँ पर गुजरात पढ़ेंगे आप, जाट सिख पढ़ेंगे, ये मालवा राज्य पढ़ेंगे, मालवा प्रांत जो है, बंगाल प्रांत, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में, मराठा का शासन कहाँ कहाँ था। तो शासन भी जो करने वाले थे ये मुग़ल के अभिजात थे। कई ऐसे अभिजात थे जो गद्दार निकल गए थे और उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था। कुछ सिख भी थे, जाट भी थे, और जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा अजीत सिंह थे, और आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि जयपुर को राजधानी किसने बनाई थी। तो ये जो आप ये समझ रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, और जिस तरह आप ये डॉट डॉट जहाँ देखेंगे, ये मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा थी। यानी ये जो आप देख रहे हैं डॉट 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 इस तरह करके, ये मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा थी। इसके अंदर ही मुग़ल साम्राज्य था, और इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। अब हम चलेंगे नोट्स की तरफ। पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, यहाँ से शुरू होता है। 1765 ईस्वी तक ब्रिटिश सत्ता ने कहाँ कहाँ हड़प लिया था। तो ये पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्से, पूर्वी भारत आपने देखा जो अवध था आपका, बंगाल था, मुर्शिदाबाद था, ग्वालियर, लखनऊ, आगरा, भरतपुर, ये सभी आपके पूर्वी भारत में थे। अभी जो आपने मानचित्र में देखा, तो 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्से को हड़प लिया था, और वो भी सफलतापूर्वक। उसके बाद आप जब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आता है औरंगजेब की मृत्यु से। यहाँ औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु के पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम जानेंगे कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ एक छोटे समय के अंतर में बहुत तेज़ी से अचानक बदल गई थी। ये कब ऐसा हुआ था? भारतीय प्रायद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं कम समय में बहुत तेज़ी से कब बदलनी शुरू हो गई थी? ये 18वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध जो औरंगजेब यानी मुग़ल के अंतिम शासक, इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एक्सरसाइज में आपको ये मिल जाएंगे ये प्रश्न। तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो गई, और 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। इसके बाद उपमहाद्वीप में जो राजनीतिक शक्तियों का जन्म हुआ, जो उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियाँ, उनके बारे में आपकी इस बुक में वर्णन है। फिर आपका एक टॉपिक शुरू होता है, मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। यानी मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़ल, यानी जो मुग़ल साम्राज्य की बाहरी सीमा के बाहर जो मुग़ल था, उनके लिए जो संकट आया। और मेन रूप से भी आपने मानचित्र में भी देखा, बंगाल आपको ध्यान में रखना है, हैदराबाद ध्यान में रखना है, अवध ध्यान में रखना है। इन तीनों क्षेत्र को हड़प करने वाले जो शासक का नाम इसमें अधिक प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए उसको ध्यान में रखना है। और बादशाह औरंगजेब ने
दक्कन की लंबी लड़ाई कब लड़ी थी? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस तरह पहुंचा था, ये आपने अध्याय 4 में देखा था। और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट आने लगे और ये इस संकट के कई कारण थे। उसमें से एक कारण ये बादशाह औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या किया था, दक्कन में 1679 ईस्वी में एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और इस लंबी लड़ाई में बहुत अधिक संसाधनों को इन्होंने खर्च कर दिया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन की लंबी लड़ाई कब लड़ी थी? 1679 ईस्वी में, जिसमें बहुत अधिक संसाधनों को खर्च कर दिया गया था। यहाँ से इस तरह घुमाकर प्रश्न अगर पूछ दे, बादशाह औरंगजेब द्वारा 1689 ईस्वी में लड़ी गई लड़ाइयों में 21 ईस्वी में कौन सी लड़ाई में बहुत अधिक संसाधनों को खर्च किया गया था? तो दक्कन की लड़ाई में जब ईस्वी पूछे तो 1679 ईस्वी में। उसके बाद जब इन्होंने बहुत अधिक संसाधन खर्च कर दिया, इससे औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई। अब इनके पास संपत्ति नहीं था, इनके पास संसाधन नहीं था और जिनके पास संसाधन होता है जनता उन्हें ही वैल्यू देती है। और जितने भी उनके मनसबदार और शक्तिशाली वर्ग थे उन सब को बस में करना औरंगजेब के लिए कठिन हो गया। औरंगजेब के अलावा उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी कठिन हो गया और सूबेदार के रूप में जो नियुक्त अभिजात थे वो अक्सर क्या करते थे, उनको राजस्व के लिए रखा जाता था। आगे जब आप पढ़ेंगे, जब जहाँ मुग़ल साम्राज्य की सत्ता थी वहाँ जब दूसरे शासक आए तो उन्होंने वही काम किया और मुग़ल के अभिजातों ने भी राजस्व वसूली में उसी प्रथा को अपनाया जिससे मुग़ल नफरत करता था, यानी इजारेदारी प्रथा। जो मुग़ल जिस प्रथा को अस्वीकार करते थे, मुग़ल के अभिजातों ने उसी प्रथा को अपनाया था। इसको हम आगे देखेंगे। और जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी का प्रशासन लड़खड़ाने लगा तो जो भी उनके द्वारा नियुक्त अभिजात था वो सभी क्या होने लगे, अलग अलग जगहों पर जो कार्यालय वगैरह थे उस पर उन्होंने अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। और इससे मुग़ल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों, उनका जो विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ थी, ये सभी अभिजातों के हाथों में चला गया। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण बनाया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। यानी जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो राजधानी में रहते थे और वो अपने अभिजातों द्वारा जो राजस्व वसूली करने का अभिजातों को ऑर्डर देते थे और ये राजस्व वसूली करके फिर यहाँ राजधानी पहुँचाते थे अपने राजा के पास। लेकिन जब अभिजातों ने ये पकड़ लिया कि अब औरंगजेब के उत्तराधिकारी में इतना दम नहीं बचा है कि वो अच्छे से शासन चला सके, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, अभिजातों ने यही राजस्व वसूलता था और ये अपने ही पास रख लेता था। और इस तरह जो है उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्से में जो जमींदार और किसान थे वो सभी विद्रोह करने लगे और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य में, मुग़ल शासनकाल में कम से कम इतना होता था, जो सही होता था राजस्व उतना लिया जाता था, लेकिन अभिजातों ने हद से ज़्यादा अन्याय करना शुरू कर दिया और ज़रूरत से ज़्यादा राजस्व वसूली करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कृषक आंदोलन शुरू हो गया। और जब आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद धीरे धीरे जो भी आपने सरदारों के बारे में पढ़ा या किसानों के बारे में पढ़ा, इन सभी ने जो है मुग़ल सत्ता को चुनौती देने का हिम्मत जुटा लिया कि ये मुग़ल के, वो तो जब राजस्व वसूली करने जाता था यही कहा कि मैं मुग़ल का अभिजात हूँ, लेकिन वो मुग़ल तक राजस्व पहुँचाता नहीं था। और जो किसान थे, जो विद्रोही थे, जो सरदार थे, वो चुनौती देते थे मुग़लों को, ये तो बीच में बाल बच जाता था। इस तरह मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई। और एक आपका तत्कालीन लेखक ने आपके बुक में लिखा है कि किस तरह से साम्राज्य के वित्तीय आप समझ रहे हैं, वित्तीय दिवालियापन का वर्णन उन्होंने किया था। किस प्रकार जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए थे क्योंकि उनसे अनावश्यक राजस्व मुग़ल के अभिजात वसूलते थे। और जो भी उनके स्थानीय गुमास्ते आपने पढ़ा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी थे, वो जो है किसानों के हाथ की कठपुतली बन गए थे, जो गुमास्ते थे। और स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता था, जो ऋण किसान को देते थे। यानी जमींदार और अभिजात इस तरह मिल गए थे, जो दबे थे उसको और दबाया जाता था। और इस तरह ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते, जमींदार की हालत पतली हो गई, किसान का बोलबाला हो गया, उसके अंदर इतना
ताकत आ गया, उसने अपने मनोबल को इस तरह से सुदृढ़ कर लिया। और इस तरह जब मुग़लों की स्थिति हो गई, अभिजातों ने मुग़लों को जब धोखा दिया, तब यहाँ से शुरू होती है नादिर शाह की कहानी। और नादिर शाह कहाँ के शासक थे? तो ये इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक, नादिर शाह कहाँ के शासक थे? ईरान के शासक। इसने क्या किया? 1789 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। और आक्रमण करने के बाद इसने संपूर्ण नगर को लूट लिया और भारी मात्रा में यहाँ से धन दौलत लेकर चला गया। अब आप समझ सकते हैं दिल्ली की पहले से स्थिति खराब थी, ऊपर से नादिर शाह ने सब कुछ लूट लिया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो आक्रमण करने वाले थे, ये थे अहमद शाह अब्दाली। तो प्रश्न है सबसे पहले कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ के शासक थे? ये अफगान के थे। और किस शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और कब? तो ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर 5 बार आक्रमण किया था। 1748 से 1761 तक लगातार इसके आक्रमणों का तांता लग गया, क्योंकि ये समझ गया कि अब जो है उत्तरी भारत कमज़ोर पड़ गया है, और इसने काफ़ी लूटपाट मचाई। और उसके बाद नादिर शाह के आक्रमणों का वर्णन है आपकी बुक में। तो समझेंगे कि क्या नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो क्या हुआ था। दिल्ली का जो विध्वंस हुआ था उसमें से मुग़ल कोष से सारे धन को लूट लिया गया था, जिसमें 60 लाख रुपया, कई हज़ार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात, हीरे, अन्य चीज़ों को ले गया। और सबसे कीमती चीज़ जो थी वो था आपका तख्ते ताउस। तख्ते ताउस का क्या अर्थ है? ये है मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस को किस शासक ने लूटा था? ईरान शासक नादिर शाह ने। और ये सब प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार पूछा गया है। नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण ने कौन सा नया शहर मलबे का ढेर बन गया? ये शाहजहानाबाद था, जो शाहजहां ने बसाया था जिस नगर को। जब नादिर शाह ने लूटा दिल्ली को, तो जो कभी मालिक थे वो दर्दनाक हालत में आ गए। जिनको कभी भरपूर इज्जत मिलती थी, वो अब प्यास बुझाने के लिए उनको पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया था। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे कि ये पोशाक बादशाह ने पहना तो वो ट्रेंड में आता था, अब वो नंगे घूमने लगे। और इस तरह जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वो बेघर हो गए। और जो नया शहर शाहजहानाबाद था, ये मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने इस शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। इसलिए नादिर शाह महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और नादिर शाह ने तो ये हमला किया ही, लेकिन उसके बाद जब साम्राज्य पर सब तरफ से दबाव बनने लगा, स्थिति जब देश की खराब होती है तो दबाव सरकार पर बनती है। अगर दबाव सरकार पर बढ़ती है, जिस तरह की अगर अभी कोरोना की स्थिति जिस प्रकार आप समझ रहे हैं चल रही है, जिस राज्य में कोरोना का रोगी बढ़ता है तो वहाँ के राज्य सरकार को दबाव बनाना शुरू हो जाता है राज्य सरकार के ऊपर। उसी प्रकार जो साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के, जब उसके ऊपर दबाव पड़ा तो वो जो अभिजात थे, जो गद्दारी करना शुरू कर दिया था मुग़लों के साथ, अभिजात ने क्या किया, अपने पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वो और भी कमज़ोर बन गया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर प्रतिद्वंद्विता करता था। मुग़ल का अभिजात होकर मुग़ल से गद्दारी। और इस प्रकार अभिजात जो है, कुछ अभिजात होते थे ये कहते थे मैं सच्चाई राजा तक पहुंचा दूंगा, अब ये कह रहा है कि राजा के अंदर इतना दम ही नहीं बचा है कि वो निर्णय ले सके। इस प्रकार जो अभिजात थे वो 2 बड़े गुटों में बट गए, ईरानी और तुरानी। तो यहाँ से प्रश्न होता है अभिजात किन 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे? ये ईरानी और तुरानी थे। मुग़ल बादशाह किन 2 समूहों के हाथों की कठपुतली बनी रही? अब जो मुग़ल बादशाह बचे, अब ये ईरानी और तुरानी के हाथों की कठपुतली बनी रह गई। जो अभिजात थे, जिन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांटा था। और ये अभिजात इतने गद्दार निकले कि इन्होंने अपने राजा की वो स्थिति कर दी कि अपने राजा को उन्होंने कठपुतली बनाया और बेहद अपमानजनक स्थिति पैदा कर दी। यहाँ तक कि 2 मुग़ल बादशाहों की हत्या भी कर दी और दो मुग़ल बादशाहों को अंधा भी कर दिया। तो प्रश्न यहाँ आता है कि किन 2 मुग़ल शासकों की हत्या हुई थी और कब? तो मुग़ल बादशाह फर्रुख सियर, इनकी ये 1713 से 1719 तक इनका
शासन चला था, इनकी हत्या हो गई थी। और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक इनकी हत्या कर दी गई थी। और किन 2 मुग़ल बादशाहों को उनके अभिजाताओं ने अंधा कर दिया था? तो ये थे आपके अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को। ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको माइंड में रखना है। उसके बाद फिर आपका जो पॉइंट है वो है आपका नए राज्यों का उदय। तो जब मुग़ल सम्राटों की सत्ता का पतन हो गया, आपने बिल्कुल समझ लिया किस प्रकार से मुग़ल के 2 शासकों को अंधा किया गया, किस प्रकार मुग़ल के 2 शासकों की हत्या की गई और इस प्रकार से मुग़ल सम्राटों की सत्ता का पतन हो गया। और इस सत्ता के पतन के साथ ही बड़े बड़े प्रांतों के जो सूबेदार थे और बड़े ज़मींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपनी शक्ति और भी प्रबल बना ली। ज़मींदार भी अब समझ गया था, ज़मींदार के बारे में आपने देख लिया किस तरह से वो समझ चुका था कि किसान हमको कर दे नहीं पाएगा, किसान से डायरेक्ट अभिजात कर वसूलने लगा। तो ज़मींदारों ने भी वहाँ पर अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी। और 18वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि 18वीं शताब्दी के राज्यों को, जो 18वीं शताब्दी के दौरान जो राज्य थे मुग़ल सम्राट के पतन के बाद, वो किन समूहों में, किन 3 समूहों में बांटा जा सकता है आपकी बुक में है। तो इसको अवध में बांटा गया, बंगाल में बांटा गया और हैदराबाद में बांटा गया। और ये सभी राज्य पहले से मुग़ल प्रांत में थे। बाद में जब लोगों ने, जो अभिजात थे, जो ज़मींदार थे, इन सभी ने आपस में इस तरह से अवध, बंगाल और हैदराबाद को बांटा 3 प्रांतों में। और इन सभी प्रांतों के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और ये सभी जो है स्वतंत्र थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह के औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। इन्होंने, ये 3 प्रकार के इसमें शासक थे, पहली श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के और तीसरी श्रेणी के। पहले श्रेणी के जो शासक थे उन्होंने मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर, यानी कि वो मुग़ल बादशाह को पता ही नहीं चला था कि ये मेरे साथ इसने गद्दारी करी है, यानी औपचारिक तौर पर इसने संबंध नहीं तोड़े थे। दूसरे श्रेणी में जो थे शासक, वो दूसरे श्रेणी का जो था राज्य, उसमें ऐसे शासकों का नियंत्रण हुआ जो कि मुग़लों से ये स्वतंत्र ही था। मुग़लों के जो पुराने शासनकाल में वतन के जागीर के रूप में ये स्वतंत्र था, यानी कि ये प्रांत मुग़लों के अधीन नहीं था और इसमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में जो राज्य आते हैं उसमें किस किस का नियंत्रण था? तो तीसरी श्रेणी में किसके राज आते थे? तो ये थे आपके मराठा, सिख और जाट। इन सभी के तीसरे श्रेणी में जो 3 तरह के लोगों ने इस प्रांत को बांटा। उसके बाद सभी ने, मराठाओं ने, सिखों ने, जाटों ने जब अलग अलग प्रांतों को अपने हिस्से में कर लिया, उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है पुराने मुग़ल प्रांत। यानी पुराने मुग़ल प्रांतों ने जिन उत्तराधिकारी राज्यों का, पुराने मुग़ल प्रांतों में, यानी जो प्रांत मुग़लों का था, वहाँ पर जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। यही 3 राज्य थे आपके अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों राज्य प्रमुख थे और ये तीनों ही राज्य उच्च मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए। जो अभिजात मुग़लों के साथ जिन्होंने गद्दारी करी, उन्होंने इस राज्य को स्थापित किया। तो यहाँ से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है, सआदत खान किस राज्य के संस्थापक थे? इन्होंने अवध राज्य की स्थापना करी थी। बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? ये मुर्शिद कुली खान थे। और हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये आसफ जाह थे, जिनका पूरा नाम निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे। और इनका यहाँ पर 1724 से 1748 का शासनकाल दिया हुआ है। तो इस तरह हमने इसको समझा। और उसके बाद जिनका मुग़ल दरबार में ऊंचा स्थान था, जो आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान थे, ये दोनों व्यक्ति मुग़ल दरबार में, इन दोनों का ऊंचा स्थान था। और यही मुर्शिद कुली खान, इनके नेतृत्व में ही हैदराबाद से मुग़ल का धीरे धीरे नियंत्रण समाप्त हो गया। यानी इन लोगों ने भी मुग़लों के साथ धोखाधड़ी की और मुग़ल बादशाहों को इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वास था। इसीलिए आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला था और सआदत खान को 6,000 जात का दर्जा मिला था। तो यहाँ पर हमने इतना समझा। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, 22 प्रश्न हमने समझा, जो कि हमारा पुराने मुग़ल प्रांत तक ख़त्म हुआ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है हैदराबाद और अवध, उसके बाद बंगाल। इसको, इस तीनों प्रांत को देखने के बाद फिर राजपूतों की वतन जागरी, आज़ादी हासिल करना, कुछ इस तरह से महत्वपूर्ण प्रांत हैं। उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे जात, जैसे कि आपका मराठा हो गया, जैसे आपका जाट हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम अन्यंत्र फ्रांसीसी क्रांति पर जाएंगे। तो आज समय के अभाव के कारण हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। कल अवश्य वीडियो आएगा आपका, हो सकता है सवेरे आ जाए, प्रयास करेंगे आपका कल ही ये ख़त्म हो जाए, चाहे इसके लिए हमें 2 बार क्यों नहीं क्लास लेना पड़े।
तो बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट भाग को लेकर अगले वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।